गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों। साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम साइंस में अभी तक हमने ऑनलाइन क्लासेज में चैप्टर नंबर फर्स्ट वो पूरा कर लिया है। आज हम चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर सेकंड, अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल अक्षार्क एवं लवण। चैप्टर नंबर 2, अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल अक्षार्क एवं लवण। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो चैप्टर है, ये जो अध्याय नंबर 2, इसमें हम पढ़ रहे हैं अम्ल अक्षार्क एवं लवण। देखिए, इसमें 3 शब्द हैं। पहला शब्द लिखा है अम्ल, दूसरा शब्द अक्षार्क और तीसरा शब्द है लवण। तो हम इन तीनों के बारे में विस्तार से इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसके बारे में, अम्ल के बारे में। अम्ल क्या होता है? अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, ACID। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, एसिड। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल क्या होता है? कौन से पदार्थों को हम अम्ल कहते हैं? अम्ल की क्या पहचान होती है? ये सारी बातें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अपना जो टॉपिक है वो है अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। और ये जो एसिड है वो लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से बना है। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं और एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से बना है। और इस एसिडस शब्द का अर्थ होता है खट्टा। तो इस प्रकार से अम्ल है। अम्ल का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? अम्ल का शाब्दिक अर्थ होता है खट्टा। इसके आधार पे हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। तो अम्ल की परिभाषा क्या हुई? ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ऐसे पदार्थों को हम अम्ल कहते हैं। और अम्ल का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। और एसिड शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से बना है। और इस एसिडस शब्द का अर्थ होता है खट्टा। तो अम्ल को हम क्या कह सकते हैं? खट्टे पदार्थों को अम्ल कहते हैं। तो इसकी नॉर्मल परिभाषा हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ऐसे पदार्थों को हम अम्ल कहते हैं। अब अम्ल है, इसके बारे में हमने देख लिया। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये तो इसकी नॉर्मल परिभाषा हुई। इसके बाद में एक वैज्ञानिक जिसका नाम है आरेनियस के अनुसार, वैज्ञानिक आरेनियस के अनुसार अम्ल और अक्षार्क की परिभाषा हम देखेंगे। तो वैज्ञानिक आरेनियस के अनुसार ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, ऐसे पदार्थों को हम अम्ल कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन बनाया जाए, उन पदार्थों को यदि जल के अंदर घोला जाए, उनका जल में विलयन बनाया जाए तो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं, ऐसे पदार्थों को अम्ल कहते हैं। तो आरएनएस के अनुसार अम्ल की क्या परिभाषा होगी? ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, ऐसे पदार्थों को हम अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ लिख दिया AQ, इसका जलीय विलयन है। सही, यहाँ जल लिख सकते हैं। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम जल के अंदर डालेंगे, जब इसका विलयन बनाएंगे तो इससे क्या होगा? H++Cl-। ये जो H+ है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन। तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, ऐसे पदार्थों को हम अम्ल कहते हैं। ये परिभाषा किसके अनुसार है? ये परिभाषा है आरएनएस के अनुसार। तो वैज्ञानिक आरएनएस ने ये बताया कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, H+ आयन उत्पन्न करते हैं, ऐसे पदार्थों को हम अम्ल कहते हैं।
उदाहरण इसका HCl, इसका कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, AQ एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन इसका बनाया गया, जल में इसको मिलाया गया तो अपने आयनों में टूटेगा, अपने आयनों में विभक्त होगा। और इससे कौन से आयन बनेंगे, एक तो H+ हाइड्रोजन आयन बनेंगे और एक क्लोरीन आयन बनेंगे। और यही बात हमने कही है कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो ये एक अम्ल का उदाहरण है। और उदाहरण हम देखें H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। जब इसका जलीय विलयन बनाया जाएगा तो अपने दो भागों में टूटेगा, H+ प्लस SO4-। तो जहाँ H+ आयन आता है, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है, उन पदार्थों को हम अम्ल कहते हैं। तो आरएनएस के अनुसार ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, उन पदार्थों को अम्ल कहते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। और नॉर्मल परिभाषा में लिया होगी, जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं अम्लों का वर्गीकरण। अम्लों का वर्गीकरण, अम्लों को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। कैसे बांटते हैं, देखो सबसे पहले अम्लों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। अम्लों को हम निम्न भागों में बांटते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर 1, इसका आधार है स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर, स्रोत का अर्थ है जहाँ से ये उत्पन्न हुए हैं, कहाँ से उत्पन्न हुए उसके आधार पे हम इनको कह सकते हैं। सबसे पहले इसमें इसके भी दो प्रकार हैं। पहला हमने लिखा है स्रोत के आधार पे, इसके दो प्रकार हैं। सबसे पहला ए में हम कह सकते हैं अकार्बनिक या खनिज अम्ल। अकार्बनिक या खनिज अम्ल, ये इस प्रकार के अम्ल होते हैं जो भू प्रॉपर्टी में खनिजों से तैयार किया, जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं। कहने का अर्थ खनिजों से तैयार किए जाते हैं, इसलिए इनको खनिज अम्ल कहा जाता है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये अकार्बनिक या खनिज अम्ल कहलाते हैं। तो स्रोत के आधार पे अम्ल है, उनको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला लिखा है ए में है अकार्बनिक या खनिज अम्ल। ऐसे अम्ल जो खनिजों से तैयार किए जाते हैं, जमीन के अंदर से निकालने जाने वाले पदार्थों को खनिज कहते हैं। तो जमीन के अंदर से जो पदार्थ निकाले जाते हैं, उनसे जो तैयार किए जाते हैं, उन अम्लों को हम अकार्बनिक या खनिज अम्ल कहते हैं। कौन कौन से इनके उदाहरण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये इसके उदाहरण है। दूसरा इसका प्रकार है बी में, जिसको हम कहते हैं कार्बनिक अम्ल या खाद्य अम्ल। कार्बनिक अम्ल या इसको हम कह सकते हैं खाद्य अम्ल। कार्बनिक अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो कार्बनिक पदार्थों से या ऐसे कहें जंतु या पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे अम्ल जो जंतुओं या पादपों से हमें प्राप्त होते हैं, ऐसे अम्ल जो हमें जंतुओं या पादपों से प्राप्त होते हैं, उनको हम कार्बनिक अम्ल या खाद्य अम्ल कहते हैं। और इन्हें हम खाद्य पदार्थों के रूप में हम शरीर के अंदर इनको ग्रहण करते हैं। अब देखिए, ये जो कार्बनिक अम्ल है या खाद्य अम्ल है, ये हमें जंतु या पादपों से प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं, इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे सबसे पहले हम ये कहें फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल, इस फॉर्मिक अम्ल को हम और क्या नाम लेते हैं, मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। मेथेनोइक अम्ल, ये हमें किससे मिलता है, मेथेनोइक अम्ल, ये लाल चींटी के डंक में अम्ल पाया जाता है। तो लाल चींटी के डंक में अम्ल होता है। दूसरा हम कह सकते हैं एसिटिक अम्ल। जो एसिटिक अम्ल है वो सिरका में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल नींबू और आंवला में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल है वो दही में पाया जाता है। मेलिक अम्ल है वो सेब में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल है वो टमाटर में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। ये कुछ खाद्य अम्ल है, यानी ये खाद्य जो पदार्थ है, उन पदार्थों में जो पदार्थ हमें स्वाद में खट्टे लगते हैं, उनमें अम्ल की मात्रा है। इसके हमने कुछ उनको खाद्य अम्ल कह दिए। उनके हमने कुछ उदाहरण दिए, जैसे इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, सेब में मेलिक अम्ल होता है, नींबू आंवला इनमें सिट्रिक अम्ल होता है। इसके अलावा सिरका में एसिटिक अम्ल होता है।
और लाल चींटी का डंक इसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। तो ये हमने कुछ उदाहरण लिए हैं जो अम्लों के उदाहरण है, खाद्य अम्ल है। फिर ये तो हमने किसके आधार पे देखा है, स्रोत के आधार पे। फिर दूसरा इसका प्रकार देखते हैं, वो प्रकार है आयनीकरण के आधार पर। आयनीकरण के आधार पर अम्लों का वर्गीकरण। आयनीकरण के आधार पे अम्लों को हम दो भागों में बांटते हैं। दो भाग इसके कौन कौन से हैं? ए में हम कहेंगे प्रबल अम्ल, और बी इसका दूसरा प्रकार है, इसको हम कह सकते हैं दुर्बल अम्ल। आयनीकरण क्या होता है? किसी भी पदार्थ को यदि हम उसका विलयन बनाते हैं, किसी पदार्थ को जल में डालते हैं, जलीय विलयन उसका बनाते हैं, तो वह अपने आयनों में टूट जाता है, अपने अवयवों में व्यक्त हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को आयनीकरण कहते हैं। तो आयनीकरण के आधार पे अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है प्रबल अम्ल। ऐसे अम्ल जिनका जलीय विलयन बनाते हैं तो वो जल में आसानी से अपने आयनों में टूट जाते हैं, वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में शीघ्रता से बहुत जल्दी आयनित हो जाते हैं, वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये प्रबल अम्ल है। दूसरा है दुर्बल अम्ल। ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में कठिनाई से आयनित होते हैं, यदि इन अम्लों का जल में विलयन बनाते हैं तो बहुत धीरे धीरे यानी कठिनाई से अपने आयनों में टूटते हैं, तो इनको दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है CH3COOH एसिटिक अम्ल। इसके अलावा कार्बोनिक HCO3 कार्बोनिक अम्ल कह सकते हैं। ये दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं। तो ये आयनीकरण के आधार पे हो गए। तीसरा है जलीय विलयन के आधार पे। तीसरा इसका प्रकार है जलीय विलयन के आधार पर अम्लों का वर्गीकरण। जलीय विलयन के आधार पर अम्लों का वर्गीकरण करते हैं तो फिर इसके दो प्रकार है। एक होता है तनु अम्ल और दूसरा इसका प्रकार हम कह सकते हैं सांद्र अम्ल। तनु अम्ल किसे कहेंगे? यदि हम किसी भी अम्ल का जलीय विलयन बनाते हैं तो क्या करेंगे, उस अम्ल को हमें जल में डालना पड़ेगा और जल में डाल के उसका विलयन बनाएंगे। तो तनु अम्ल किसे कहते हैं? ऐसा अम्ल या ऐसा विलयन जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो और अम्ल की मात्रा कम हो, तो उस अम्ल को हम क्या कहेंगे? उस अम्ल को तनु विलयन कहेंगे। ऐसा विलयन जिसमें पानी की मात्रा यानी जल की मात्रा ज़्यादा है और अम्ल की मात्रा कम है, तो उसको हम कौन सा कहेंगे? उस अम्ल को तनु अम्ल कहेंगे। और सांद्र अम्ल ऐसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा है और जल की मात्रा कम है, तो उसे हम सांद्र अम्ल कहेंगे। तो दो है तनु और सांद्र अम्ल। ऐसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा कम है, जल की मात्रा ज़्यादा है, तो उस अम्ल को कहेंगे तनु। तनु का अर्थ थोड़ा पतला विलयन। दूसरा है सांद्र विलयन। ऐसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा है और जल की मात्रा कम है, तो उस विलयन को कहेंगे कौन सा विलयन? सांद्र विलयन। और उस अम्ल को कहेंगे सांद्र अम्ल। तो इस प्रकार से हमने अम्ल है उसका तीन भागों में डिवाइडेशन किया है। तीन प्रकार इसके कौन कौन से हैं? सबसे पहला स्रोत के आधार पे। स्रोत के आधार पे दो प्रकार है, कार्बनिक अम्ल, एक कार्बनिक अम्ल। दूसरा बताया आयनीकरण के आधार पे। आयनीकरण के आधार पे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तीसरा बताया हमने जलीय विलयन के आधार पे, तो इसमें भी दो प्रकार बताए, एक तनु अम्ल और एक सांद्र अम्ल। तो ये हो गया अम्लों का वर्गीकरण। आज के लिए इतना ही बहुत है। आगे की बातें हम अगले कालांश में पढ़ेंगे। धन्यवाद।